हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से एक बार मिल रहे हैं बीएड पार्ट 2 के असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग से हम लोगों ने पिछले बहुत सारे वीडियो को देखा जो कि बीएड पार्ट 2 के सिलेबस के अनुसार था। और हम लोग पिछले वीडियो में स्टैटिस्टिक्स के बारे में देख रहे थे। तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के प्रकार के बारे में देखेंगे और इम्पॉर्टेंस एंड यूज़ ऑफ एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी देखेंगे। सांख्यिकी के प्रकार या टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसे क्यों कहा गया है, स्टैटिस्टिक्स जो है उसे क्यों किसी भाग में बांटने की कोशिश की गई है, ये हम लोग उसके प्रकार को देखने से जानेंगे। सांख्यिकी को अगर भागों में बांटा जाए तो वो दो प्रकार के भागों में हमें दिखता है, या दो प्रकृति, विभिन्न प्रकार के प्रकृति स्टैटिस्टिक्स में हमें देखना पड़ता है या हमें पढ़ना पड़ता है, जो कि स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार है और जो कि अपने कैरेक्टर को बताता हुआ चलता है कि वो स्टैटिस्टिक्स कहाँ, क्यों और कैसे यूज़ हुआ, आंकड़ों का कैसे यूज़ हुआ उसको बताता है। तो अगर हम लोग उसके प्रकार को देखते हैं तो हम लोग पाएंगे कि ये दो भागों में बांटा हुआ है। पहला जो सांख्यिकी का इस्तेमाल किया गया है वो कार्यों के आधार पर है, और दूसरा जो सांख्यिकी का इस्तेमाल किया गया है, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया गया है, वो आंकड़ों के वितरण पर आधारित है। आंकड़ों के वितरण पे जो आधारित है उसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। वो है पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कार्यों के आधार पर जब स्टैटिस्टिक्स को बांटा गया है तो वो क्यों बांटा गया है, किस लिए बांटा गया है, और उसकी कार्य संरचना या उस कह सकते हैं कि वो उसका क्या क्या काम है, इसको हम लोग उसके आधार पर देखेंगे। सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, वर्णनात्मक सांख्यिकी। जब भी आंकड़ों का एक समूह किसी भी सैंपल को लेने के बाद वहाँ उस सैंपल से हमें जिस आंकड़े का प्राप्ति या जिस मेज़रमेंट का एग्रीगेशन हम लोग सांख्यिकी या सैंपल से मिलता है, उस सैंपल को जब किसी कागज़ पे उतारते हैं तो उस तरीके से उतारते हैं जिससे कि वो संख्या या वो मेज़रमेंट, वो आंकड़े उस सैंपल के हर एक छोटे छोटे कैरेक्टर को बताता हुआ चलता है। इस तरह से जब इस आंकड़े को उस कागज़ में बिछा देते हैं, उस कागज़ में लिख देते हैं, तो इस प्रकार के वर्णन करने वाले आंकड़े को ही वर्णनात्मक सांख्यिकी कहा जाता है। रेबर और रेबर जो है इसके बारे में कहते हैं कि वर्णनात्मक सांख्यिकी उसे कहते हैं जिसमें आंकड़ों के सैंपल का वर्णन किया जाता है और इसके द्वारा संगठित तथा संक्षिप्त करने की कोशिश की जाती है। इस वाक्य को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि जो भी सैंपल एक कार्य के लिए लिया जाता है, जिस जगह का भी सैंपल लिया जाता है या जिस कार्य के लिए जिस भी फॉर्म में सैंपल लिया जाता है, उस सैंपल से जो भी आंकड़े हमें मिलते हैं वो आंकड़े उस सैंपल का वर्णन करते हैं, और इसके द्वारा उस आंकड़ों को संगठित या एक जगह एग्रीगेट करना और उसको शॉर्ट फॉर्म या संक्षिप्त करने की प्रक्रिया होती है इस सांख्यिकी में। और इसी तरह के एग्रीगेशन और उसको शॉर्ट फॉर्म में या उस प्रकृति के द्वारा बनावट के द्वारा जब उसको लिखते हैं तो इसको डिस्क्रिप्टिव
सांख्यिकी कहते हैं। कारण यह है कि इस सांख्यिकी के द्वारा, इस स्टैटिस्टिक्स के द्वारा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के द्वारा बहुत ही जल्दी, बहुत ही आराम से उस सैंपल के बारे में, उस नेचर के, उस सैंपल के हर एक नेचर के बारे में बहुत ही कम संख्याओं के द्वारा उस प्रकृति के बारे में जान सकते हैं। दूसरा है को रिलेशन स्टैटिस्टिक्स, सहसंबंध सांख्यिकी। अगर देखा जाए तो ये उस रूप में बताया जा रहा है जब किसी भी दो तरह के आंकड़े का प्रभाव या आंकड़े एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो इसको सहसंबंध कह सकते हैं, सहसंबंध सांख्यिकी इसको कहते हैं। यहाँ पे जो भी आंकड़े हैं या फिर जो भी नंबर से, जो भी सैंपल से लिया गया है, ये सारे सैंपल्स एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। इसमें भी अगर हम रेबर की बातों को देखेंगे तो उनके अनुसार से सहसंबंध सांख्यिकी का अर्थ है सभी सांख्यिकी कार्य प्रणाली है जो सहसंबंध पे आधारित है। इनके वाक्य के अनुसार से अगर हम लोग इस बात को डिस्क्राइब करें तो हम लोग पाएंगे कि जो सांख्यिकी, हर सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पे जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो सभी की, हर नंबर्स की अपनी अपनी कार्य है और सारे नंबर एक दूसरे पे आधारित है या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम देखें तो ग्राफ में देखेंगे कि दो छड़े हैं या दो बार्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, और वो दूसरा एक दूसरे के पैरेलल होने के कारण से एक दूसरे से संबंधता दिखा रहा है कि एक पहले से छोटा है, एक दूसरे से बड़ा है। अगर इसी को हम लोग दूसरे चार्ट में देखेंगे, दूसरे चार्ट में देखने के लिए ये देखेंगे कि जब भी एक दो तरह के नंबर आते हैं तो किसी न किसी रूप में वो एक दूसरे को प्रभावित करते हुए चलते हैं। इस तरह के सांख्यिकी में जो दो वेरिएबल्स रहते हैं, चर रहते हैं, वो किसी न किसी निरीक्षण या किसी न किसी ऑब्जर्वेशन पे आधारित रहते हैं और एक दूसरे के संबंध को बताते हुए चलते हैं, एक दूसरे के संबंध को एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। यहाँ पे जो ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये एक दूसरे के संबंध को बताने वाली जो क्रिया है डिस्क्रिप्टिव सांख्यिकी में या फिर सांख्यिकी में, इसको कहते हैं सहसंबंध का सांख्यिकी या कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स। तीसरी बात है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, अनुमानिक सांख्यिकी। अनुमानिक सांख्यिकी मतलब वो बातें जो कि अभी हुई ही नहीं हैं, लेकिन अनुमान के आधार पर हम ये आंकड़े बनाते हैं कि संभवतः ऐसी स्थिति होगी। ऐसे प्रयोग को अक्सर हम लोग टीवी में जब मौसम के बारे में बताते हैं तो ये बताते चलते हैं, जैसे मानसून का मौसम आया है तो ये बताते हुए चलते हैं कि किस प्रकार से मानसून धीरे 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 बढ़ रहा है और किस तरह से पानी गिरने का रेट जो है वो बढ़ते जा रहा है। ये अनुमानता सांख्यिकी का प्रयोग जब चार्ट के द्वारा किया जाता है तो इसमें ओगिव चार्ट का प्रयोग करके इसे दर्शाया जाता है कि किस तरह से ये हो सकता है, संभवतः कि ये बढ़ता हुआ चला जाए और कुछ कारण से ये भी हो सकता है कि वो घटता हुआ चला जाए। ये ओगिव चार्ट से इसे प्रदर्शित करने की कोशिश की जाती है। इसमें दिखाने की जो कोशिश की जाती है वो किसी भी स्थिति के बारे में अनुमान लगाने की बात होती है, चाहे वो किसी जनसंख्या के आधार पर हो या किसी खास नंबर के आधार पे हो। अगर देखें तो आंकड़े के आधार पर जो डाटा मिलते हैं, अनुमानतः डाटा मिलते हैं, उसके आधार पर उस आंकड़े का अनुमानित ज्ञान हो पाता है
और ये देखा जाता है कि जो भी सैंपल है वो उस सैंपल के अनुसार से, जो भी सैंपल है उस सैंपल के अनुसार से उस बात का उस आंकड़े के द्वारा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात को देखा जाता है या उस बात को देखने की कोशिश की जाती है इस अनुमानता सांख्यिकी में या अनुमानिक सांख्यिकी में। यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि ये जो अनुमानिक सांख्यिकी है वो अगर देखा जाए तो सैंपल के आधार पर उस जगह के पॉपुलेशन का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर हम देखें तो जैसे कि अगर एक बात और भी देख सकते हैं कि अगर किसी एरिया में, छोटे एरिया या बड़े एरिया में, एक परिवार में कुछ खास ही समूह के लोग रहते हैं या कुछ खास संख्या में ही लोग रहते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि उस जगह में उसी तरह के समूह के लोग रह रहे होंगे या उसी समूह के लोग रह रहे होंगे, उसी तरह के समूह के लोग रह रहे होंगे। अगर मान लिया जाए कि किसी खास एरिया में कुछ खास पढ़े लिखे लोग या जानकार लोग रहते हैं, तो उस जगह के मात्र 5 घर जिसको हम लोग सैंपल के रूप में लेंगे, उस 5 घर को देखते हुए हम ये जान जाएंगे कि इस पूरे एरिया में कितने संख्या में लोग रह रहे हैं और उनकी क्वालिटी क्या है। ये जो संख्याओं का जो मापन कर रहे हैं ये अनुमान के रूप में कह रहे हैं। इसमें संभवतः ये है कि ये जो अनुमान लगाया जाता है उससे कुछ हद तक बढ़ सकता है या कुछ हद तक घट सकता है मेज़रमेंट में, जो कि करीब करीब उस जगह के बारे में हमें एक स्वरूप या एक छोटा मोटा जानकारी दे रहा है उस स्थिति या उस जगह के बारे में। ये हम कह सकते हैं, ये अनुमानिक सांख्यिकी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम इसको कह सकते हैं। अगर अब हम लोग आगे देखेंगे आगमनात्मक सांख्यिकी, इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स। इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स में जब भी देखें तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जाती है कि जो भी छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं उसके आधार पर सामान्य अनुमान लगाया जाता है, और इस सामान्य अनुमान के आधार पर या सामान्य अनुमान के आधार पर इसमें एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। इसी के कारण इसमें स्टैटिस्टिक्स में ये जो छोटे छोटे घटनाओं के आधार पर जो अनुमान लगाया जा रहा है इसको ही इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। जैसे कि मानसून का समय आने वाला है और मानसून के समय के पूर्व से ही जब हल्की हल्की बारिशें होने लगती हैं तो मानसून विद कहने लगते हैं, मानसून के ज्ञाता कहने लगते हैं कि आगे के समय में अच्छी बारिश होने की संभावना है। ये जो अनुमान लगाया जा रहा है ये छोटी छोटी घटनाओं के आधार पर लगाया जा रहा है। अगर वैसे ही बहुत सारी बातों में छोटी छोटी बातों को जो प्रीवियस में बातें चल रही हैं जो कि उस आगे होने वाली बातों को प्रदर्शित कर सकती है, आने वाली बातों को प्रदर्शित करने में सक्षम है, उस बात को दिखाने के लिए ही ये अनुमानता सांख्यिकी को उपयोग करके इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स के रूप में इसको देखा जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में किया जाता है, खास करके उन सारी बातों को के आकलन या उन सारी बातों को देखने के लिए किया जा सकता है जिससे कि वहाँ पे कह सकते हैं कि किस तरह से प्रेजेंटेशन करके या किस तरह से छोटी छोटी बातों के आधार पे खास बातों का पता लगाया जा सके और उस खास बात के द्वारा से वहाँ पे उस बात से
ये देखा जा सके कि कौन सी बातें हो रही हैं और कौन सी बातें होने की संभावना भविष्य में है, और उसके आधार पर इस बात के लिए तैयार हो जाया जाए कि जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं, जो भविष्य में होने वाली बातें हैं, उसके लिए पहले से तैयार हो जाया जाए कि वहाँ पे जो भी हार्म या जो भी बातें होने वाली हो, उसके लिए पहले से ही तैयार रहें कि जो भी बात चल रही है वहाँ पे बात आ जाए। अब जब ये यहाँ तक जो बातें आती हैं कार्य के आधार पे, स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम लोग अभी देखे हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसमें इसकी प्रकृति के बारे में देखें। अब हम लोग देखेंगे डाटा के डिस्क्रिप्शन के आधार पर, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे सांख्यिकी। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे जो सांख्यिकी हम लोग देखते हैं, उसमें जो सांख्यिकी आती है, जिसकी बात आती है, वो है, पहला है पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स जो है वो देख सकते हैं कि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में आंकड़ा जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और उसके आधार पे किस प्रकार से उसको उपयोग किया जा रहा है। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स हम लोग एक रूप में देख सकते हैं कि ये नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स है। नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स का एक रूप है जहाँ पे इस बात को ध्यान में देखा जाता है कि किस प्रकार से आंकड़ों का वितरण उस प्रकार से किया गया है कि वो स्पष्ट रूप में देखा जाए। अगर आंकड़ों के वितरण को देखा जाए तो उससे पहले ये देख लेना चाहिए कि जो आंकड़े हैं वो किस रूप में इस दोनों स्टैटिस्टिक्स में, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, दोनों में ये आंकड़े जो है वो किस तरह से संग्रहित की जा रही है। यहाँ पे जो भी आंकड़े संग्रहित की जा रही है, जो भी आंकड़े अरेंज किया जा रहा है, वो आंकड़े आ कहाँ से रहे हैं? वो आंकड़े आ रहे हैं डाटा के द्वारा, और वो डाटा जो कि सैंपल्स से लिया जा रहा है, सैंपल से लिया जा रहा है। और ये जो सैंपल्स है वो कहाँ से लिया जा रहा है और क्यों लिया जा रहा है। अगर हम लोग देखें तो जो भी सैंपल है वो सैंपल किसी न किसी ग्रुप के द्वारा लिया जा रहा है। अगर देखेंगे हम लोग तो सैंपल को लेने के लिए जब भी काम किया जा रहा है, सैंपल को लेने के लिए वो जो सैंपल है उसको इस तरह से लिया जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति उस सैंपल को देखे या उस ग्रुप को देखे, उस पॉपुलेशन को देखे, तो उस पॉपुलेशन के अनुमान के आधार पर, उस पॉपुलेशन के आधार पर सैंपल निर्धारित करे। अगर हम कहें तो पॉपुलेशन किसको कहते हैं? तो पॉपुलेशन उस समूह को कहते हैं जहाँ के कुल आंकड़े मौजूद हों। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो भारत में आज जनसंख्या 1,25,00,00,000 के लगभग है। ये जो 1,25,00,00,000 है, ये भारत का पॉपुलेशन है या भारत का ग्रुप है। इस संख्या को जब हम एग्रीगेशन रूप में देखेंगे तो इसको हम लोग सांख्यिकी के रूप में इस
ग्रुप के व्यापक रूप को या विस्तृत रूप में देख सकते हैं। अगर हम लोग इसमें देखें तो यहाँ पे जो सांख्यिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ अगर इसको देख सकते हैं कि ये जो सांख्यिकी में ये जो ग्रुप है वो पूरे अर्थ को बतला रहा है। सांख्यिकी की को सही मतलब में इस ग्रुप में उसके अर्थ को जान सकते हैं तब जब उसकी जनसंख्या के तात्पर्य के बारे में, उस जनसंख्या के बारे में बताया जाए या उस जनसंख्या के में रहने वाले व्यक्तियों के बारे में बताया जाए, वस्तुओं के बारे में बताया जाए, जिस प्रकार के निरीक्षण किए जा रहे हैं, घटनाएं हो रहे हैं, उसके जो भी निश्चित बातें हो रही हैं, निश्चित संख्या के आधार पर उस पॉपुलेशन के बारे में बता सकता है। यहाँ पे सैंपल जब कलेक्शन करते हैं तो इसी ग्रुप की सहायता से लेते हैं। दूसरी चीज़, इस ग्रुप के बाद में सैंपल आती है जब भी आंकड़ों को संग्रहित किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी सैंपल है वो सैंपल किसी खास बात को दिखा रहा है। वो खास बात है वो पॉपुलेशन जो कि जिससे कि वो सैंपल लिया गया है। अगर भारत के किसी खास समुदाय के बारे में चर्चा करनी है, बात करनी है, तो भारत में मिलने वाले उस कुल समुदाय के किसी खास जगहों से उस समुदाय के रूप में सैंपल को लिया जा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई शोधकर्ता किसी जगह में किसी खास पेड़ पौधे के बारे में जानना चाह रहा है, जैसे कि उसके प्रकार के बारे में, उसके ग्रोथ के बारे में, उसकी ऊंचाई के बारे में, उसके प्रकृति के बारे में, एक के बारे में जानना चाहता है, तो उस जगह के कुल पेड़ पौधों के बारे में जानेगा। और या फिर कह सकते हैं अगर किसी एक प्रकृति के पेड़ पौधों के बारे में जानना चाह रहा है तो उस एक जगह में मिलने वाले उन सभी पौधों में से कुछ ही पौधों को वो सैंपल के रूप में लेगा और उस पौधे के बढ़ोतरी, डेवलपमेंट, साइज, क्वालिटी, कैरेक्टर और उसके नेचर के अनुसार से वो उस सैंपल को या 5 पौधे या 10 पौधे को सैंपल बना करके उसमें निरीक्षण करेगा और उसके आधार पे ही वो अपना आंकड़ा निर्माण करेगा। ये जो आंकड़ों का निर्माण करेगा वो किस आधार पे करेगा? वो उसी पौधों के नेचर एंड कैरेक्टर के बारे में देख करके करेगा। यहाँ पे जो पौधे लिए गए हैं, 5 पौधे, 10 पौधे, 15 पौधे, 20 पौधे, एक छोटे से एरिया से ये जो पौधे लिए गए हैं 5-10, ये सैंपल कहलाएंगे। उस एरिया के पौधों में से कुछ सैंपल कहलाएंगे जिसका कि निरीक्षण किया गया है या निरीक्षण करना है। अगर हम लोग इस सैंपल को लेंगे तो ये सैंपल जो लेने की प्रक्रिया वो अनबायस्ड या निष्पक्ष रूप से चुनाव किया गया होगा, या फिर कह सकते हैं कि इसको रैंडमली सेलेक्टेड किया हो गया होगा। अगर मान लिया जाए कि अगर एक छोटा सा ज़मीन से कुल 5 पौधे ले रहे हैं तो केवल एक एरिया में जो कि तराई वाला एरिया है उसी एरिया से पौधा नहीं लेंगे, बल्कि उस एरिया के सभी जगहों से कुल 5 जगह के पौधे लेंगे, जिससे कि उस जगह के पौधों के बारे में, उसके नेचर, डेवलपमेंट, कैरेक्टर के बारे में सही तरीके से जाना जा सके। अगर देखें तो ये करीब करीब सही प्रतिनिधित्व या सही फॉलोअप करने वाला जानकारी रहता है, सही तरीके से देता है। इसी के आधार पर, इन्हीं 2 बातों के आधार पर आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि आंकड़े या डाटास कलेक्ट किए जाते हैं इन सारे एरिया में जितने भी 5
सैंपल्स लिए गए हैं या बहुत बड़े पॉपुलेशन से 1000 कैंडिडेट्स को सैंपल लिया गया है और उस 1000 सैंपल से ही जो मेज़रमेंट आ रहा है और हमारे पास डाटास कलेक्ट हो रहे हैं, उस डाटास को दो प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करके या दो प्रकार से यूज़ किया जाता है, जिसमें से एक है पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स डाटाओं का एक सैंपल है जो कि पॉपुलेशन के बारे में क्लियरली व्यू देता है। पॉपुलेशन को अगर देखा जाए तो वो संभावित रूप में अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट रहता है पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में। और उसी जगह से अगर हम लोग देखें तो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक में आंकड़ों के डिस्ट्रीब्यूशन का कहीं भी फिक्स जगह नहीं रहते हैं। अगर नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को देखें तो हम लोग आंकड़ों का वितरण एक कंटिन्यूटी रूप में करेंगे, एक सिलसिलेवार वाइज करेंगे। अगर कह सकते हैं कि सिंपल रूप होता है पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें कि आंकड़ों का वितरण या आंकड़ों को जब भी प्लेस्ड करते हैं उसके उस जगह पे, तो वो एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं, जिससे कि वो अपने कैरेक्टर को, वो जो नंबर अपने कैरेक्टर को शो कर रहा है, वो बहुत ही क्लियरली व्यूज़ में वो अपना कैरेक्टर शो करता है। उसी जगह से अगर हम लोग नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो ये यहाँ पे जो डाटाज रहते हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड या रैंडमली प्लेस्ड रहते हैं एक जगह में, और इसके कारण से किसी भी एक के ऊपर या नीचे हो जाने से उसके सारे के सारे डाटाज के नंबर या सारे के सारे डाटाज जो हैं डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, और ये पूरी रीति से उस स्टैटिस्टिक्स रूल को डिस्टर्ब कर देते हैं और फिर उसमें उसी के आधार पे एक निष्कर्ष बनाया जाता है। तो ये दो तरह के स्टैटिस्टिक्स होते हैं डाटास डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे। तो यहाँ पे ये जो दो प्रकार के स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम लोग देखे हैं, ये दो प्रकार के स्टैटिस्टिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं डाटास को प्रेजेंट करने में और उसको शो करने में, जिससे कि पब्लिक बहुत ही इजीली जान पाती है कि वो स्टैटिस्टिक्स में कहाँ और किस लिए और क्यों यूज़ हो रहा है, और उसका उस आधार पे कहाँ उसको उपयोग किया जाए और कहाँ से वो बेनिफिट दिलाने वाला हो सकता है। अब हम लोग आते हैं कि जब हम लोग बीएड के रूप में स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें स्टैटिस्टिक्स का कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है। तो अभी हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस एंड यूज़ ऑफ एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स। आज के समय में अगर हम लोग देखें तो एक ह्यूमन बीइंग, हर ह्यूमन बीइंग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है, परेशान है, और उसके जीवन में इन सारी परेशानियों के बावजूद उसको अपने जीवन को स्मूथ तरीके से चलाना पड़ रहा है, उसको देखना पड़ रहा है। जब ये स्मूथ तरीके से देखना पड़ रहा है, चलाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे ये देखने में आता है कि ये जो बातें चल रही हैं वो किस आधार पे इफ़ेक्टिव रूप से काम करने वाला हो रहा है। अगर देखा जाए तो आज हर ह्यूमन बीइंग के लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत ही ज़रूरत है, चाहे वो अपने ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहा हो, चाहे वो अपने पैसों की संभालने के लिए यूज़ कर रहा हो, चाहे वो बिजनेस करने के लिए कर रहा हो, या अपने जीवन के हर डेली रूटीन को यूज़ करने के लिए कर रहा हो, तो ये स्टैटिस्टिक्स ही उसके हर एक काम में मदद करती हैं। अगर हम देखें तो मानव के जीवन में जितने भी नॉर्मल थिंग्स आ रही हैं उसको
समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। वाकर इसमें कहते हैं कि एक आश्चर्यजनक सीमा तक हमारी संस्कृति सांख्यिकीय संस्कृति बनी हुई है। हमारी संस्कृति सांख्यिकीय संस्कृति बनी हुई है। कहने का अर्थ है कि जो भी संस्कृति है वो आगे आगे बढ़ते जा रहा है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एंड ट्रेड में नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलता जा रहा है। तो ये सांख्यिकी के रूप में चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है, कम चल रहा है, और नेक्स्ट लेवल पे जो संस्कृति जा रही है, जो बातें जा रही है, वो अधिक है, कम है, किस रूप में है, ये सारी बातें उसके द्वारा दिखाई जा रही हैं। सांख्यिकी के रूप में अगर हम लोग देखें तो इसमें बहुत सारे नॉलेज का अभाव हो जाता है। जैसे मनोविज्ञान में है, समाजशास्त्र में है, अर्थशास्त्र में है, विज्ञान में है, इनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सांख्यिकी के रूप में समझना, स्टैटिस्टिक्स के रूप में समझना में प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे अगर हम लोग किसी भी काम को करने के लिए जब स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे तरीक़ों से इसको यूज़ करके यूजेबल बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे वैज्ञानिक कार्य हैं, राजनीतिक कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं, व्यापारिक कार्य हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, ये सभी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। इन सभी चीज़ों में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। और अगर हम लोग देखें तो स्टैटिस्टिक्स का अपना जो महत्व है वो इस बात को बताता है कि सांख्यिकी के पर्याप्त ज्ञान के अभाव में सामाजिक विज्ञानों के अनुसंधानकर्ता प्रायः एक ऐसे अंधे वैज्ञानिक के समान हैं, अंधे व्यक्ति के समान हैं, जो एक बंद कमरे में उस काली बिल्ली को ढूंढने का प्रयास करते हैं जो वहाँ है ही नहीं। मतलब अगर हम लोग किसी भी बात को सांख्यिकी के रूप में या फिर किसी भी बात को नंबर के रूप में प्लेस नहीं करेंगे तो किसी भी बात की जानकारी आसानी से नहीं होगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अगर एजुकेशनल फील्ड में अगर बात को देखा जाए तो टीचर्स कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, आज कितने टीचर आए, कल कितने टीचर आए, बच्चे कितने आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चे कितने दिन कम आए, कितने दिन ज़्यादा आए, सप्ताह में किस दिन बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा रहती है, किस दिन सबसे कम रहती है। इस तरह की बातें सांख्यिकी में, एजुकेशनल व्यू में देखा जाता है। अगर इस तरह से हम लोग उसको नंबरिंग में या किसी तरह से प्रेजेंटेशन डाल करके इसको नहीं करेंगे तो वहाँ पे हम लोग उसके बारे में, पिछले दिन के बारे में जो भी रिकॉर्ड रखते हैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो पा रहा है। अगर हम लोग देखें तो स्टैटिस्टिक्स का काम आजकल इतना बड़ा हो गया है कि इसको प्रयोग करने के आधार पर भी देखा जा सकता है। जैसे कि अगर एक नया बच्चा जन्म लिया है तो ये जाहिर सी बात है कि उनके मम्मी पापा देखने की कोशिश करेंगे कि वो कितना बड़ा हो रहा है जल्दी जल्दी। एक सप्ते में कितना बड़ा हुआ, उसका हाइट कितना डेवलपमेंट हुआ, दूसरे सप्ते में कितना डेवलप हुआ, उसका वेट कितना बढ़ रहा है। आज अगर एक ग्राम 10 ग्राम डेवलप हुआ है तो 5 दिन के बाद क्या 20 ग्राम होता है कि नहीं 30 ग्राम होता है, और उसको एक जगह मेज़र करके रखता है डेट वाइज। आज इतना डेट है तो उसके बगल में इतना वेट, इतना हाइट, आज उतना ये वेट है, और बहुत सारे सेपरेट्स बातों की के बारे में बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं उसको लिखते जाते हैं। अगर देखें तो डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि एक चार्ट बना करके अपने बच्चों के डेली रूटीन के बारे में कि वो क्या कर रहा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके बारे में लिखिए। अगर हम लोग इस बात को देखेंगे तो ये जो डाटाज में बातों को मेंटेन करने की तकनीक बताई जा रही है, ये स्टैटिस्टिक्स का एक रूप है। और स्टैटिस्टिक्स बड़े ही विशाल रूप में काम करने वाले होते हैं। अगर देखें तो मार्शल इसमें ये कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का जो टूल्स है, सामग्री है, वह एक ऐसा उपकरण है जिससे
मुझे तथा अन्य अर्थशास्त्रियों की भांति ईंट बनानी है। ईंट बनानी है करने मतलब एक एक बातों को इकट्ठा करने के बाद जब एक दीवार बन सकता है, तो यहाँ पे एक बातों को इकट्ठा करने की बात इन्होंने कहा है। नेक्स्ट में बॉली कहते हैं, सांख्यिकी का ज्ञान किसी विदेशी भाषा या बीजगणित के भांति है और इसका उपयोग किसी भी परिस्थिति में और किसी भी समय किया जा सकता है। हम लोग देखते हैं कि सांख्यिकी का उपयोग, स्टैटिस्टिक्स का उपयोग हर जगह में बड़े ही आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है, कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको विस्तृत रूप से देखें तो आज स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत ही बड़े जगह में फैल चुका है। अगर देखें तो राज्य में और सार्वजनिक संस्थाओं में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता आ रहा है, बहुत पहले से भी होता आ रहा है, आज भी होता है। और सांख्यिकी का अगर इस राजकीय कार्यक्रम से हटा दिया जाए या सार्वजनिक संस्थाओं से हटा दिया जाए, तो यहाँ पे सारे काम जो हैं वो बिखर से जाएंगे, या फिर कह सकते हैं कि वो जो प्रोग्राम मैनेज करने की बात हुई है, आगे बढ़ाने की बात हुई है, ये सारे काम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और उससे कोई भी अच्छा फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। दूसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का उपयोग जो होता है योजनाओं के निर्माण के लिए होता है। जैसे हम लोग देखते हैं पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय, इससे इतने से इतने साल में इतने करोड़ रुपए का उपयोग इसका इस कार्य के लिए होगा, और फिर उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और अनेकों आंकड़ों का संग्रह, पैसों का लेन देन, कितने पब्लिक काम किए, कितने पब्लिक काम नहीं किए, इस तरह के लेन देन और इस तरह के अनेकों काम में होता है पंचवर्षीय योजना में। तो यहाँ पे योजनाओं के निर्माण के लिए, राजभाषा में निर्णय लेने के लिए, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और कार्यक्रमों के निर्माण करने के लिए, मतों को जानने के लिए, बजट बनाने के लिए, ऐसे बहुत सारे राजकीय काम हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स पे डिपेंडेंट होकर के किए जाते हैं। अगर कहें तो इन आंकड़ों के बिना आर्थिक नियोजन जो है, स्टैटिस्टिक्स का जो प्लानिंग है वो बेकार है, अच्छा नहीं होगा, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट है प्रबंधन के लिए और उसकी व्यवस्था के लिए। बहुत बार देखते हैं कि किसी भी संस्था में या किसी फैक्ट्री में मजदूर होते हैं, मालिक होते हैं। स्टैटिस्टिक्स जो है इस मजदूर और मालिक के बीच में जो भी गैप होते हैं उस गैप को भरने वाले होते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स और उसकी संख्याएं जो होती हैं उसको भरने वाले होते हैं। ये जो भरने वाली क्रियाएं हैं, भरने वाली बातें जो आ रही हैं, वो जो बात है वो इस रूप में आ रही है कि किस लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों का संबंध में बिगड़ाव इसलिए आ जाता है तब जब मालिक मजदूरों का हक मारने लगता है। स्टैटिस्टिक्स की संरचना यहाँ पे होने से जो मालिक हैं वो मजदूरों का हक मारने में थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं और उनको उनका हक देते हैं, और इस तरह से बहुत सारी बातें बनाई जाती हैं, बहुत सारी कार्यक्रम किए जाते हैं, कुशलता लाई जाती हैं, गलतियों को हटाने का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी में नए नए नीतियाँ अपनाई जाती हैं, स्टैटिस्टिक्स में नीतियाँ अपनाई जाती हैं, और उसकी जो जांच है, नीतियों की जांच है, वो स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ही की जाती है। अगली बात है व्यापार और वाणिज्य और उद्योग में इसका उपयोग होता है। अगर हम देखें तो बहुत सारे उत्पादक और व्यापारी अपने अपने माल को, चाहे वो पब्लिक इंटरेस्ट के अनुसार से हो, फैशन के अनुसार से हो, किसी भी लिक्विड को खरीदने, ड्रिंकिंग
आइटम को खरीदने की या किसी भी आइटम को खरीदने और बेचने की बात हो, उत्पादन की बात हो, उत्पादन की मांग की हो, ये सभी विषय एक दूसरे से या फिर लेन देन से डायरेक्ट रूप में संबंधित होते हैं। और ये संबंधित जिस रूप में होते हैं उस रूप में व्यवस्थित करके इस डाटा को प्रेजेंट किया जाता है और उसके अनुसार से ये इसका उपयोग उसके नफ़ा और नुकसान के प्रदर्शन में इसका उपयोग किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जो भी प्रयोग हो रहे हैं या जो भी इस प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं व्यापार में और उद्योग में स्टैटिस्टिक्स का उपयोग कर रहे हैं, वो अगर देखें तो बेडिंगटन कहते हैं कि एक सफल व्यापारी वह है जिसका अनुमान यथार्थता से निकटतम हो। जिस प्रकार से अभी हम लोग इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स में देख रहे थे कि जहाँ छोटी छोटी घटनाओं को देखते हुए एक सांख्यिकी का निर्माण या एक डाटा का निर्माण किया जाता है, जिससे कि अनुमानतः यह पता लगाया जाता है कि जो भी बातें या जो भी घटनाएं हो रही हैं वो किस बात को दर्शा रही हैं। यहाँ पे उद्योग धंधों में इन सारी छोटी छोटी बातों को कलेक्ट किया जाता है। अगर देखा जाए तो एक सफल व्यापारी वो है कि जो छोटी छोटी बातों को कलेक्ट कर रहा है और इससे वो यथार्थ किसी भी फ्रूटफुल लाभ को देखने के लिए, फ्रूटफुल बेनिफिट को देखने के लिए एक व्यापारी इसी के द्वारा देख पाता है। अगर हम माने कि अगर एक व्यापारी जो है वो एक दुकान खोलता है, कपड़े का दुकान खोलता है और वो देखता है कि पहले दिन 1 ग्राहक आया, दूसरे दिन 2 ग्राहक आया, तीसरे दिन 8 ग्राहक आया, चौथे दिन 12 ग्राहक आए, छठे दिन 20 ग्राहक आए, ऐसे लगातार बढ़ रहे हैं, तो वो मान सकता है कि आने वाले दिनों में उसका दुकान जो है, कपड़े का दुकान जो है वो बहुत ही ज़्यादा सफल रहेगा। ये किस तरह से वो अनुमान लगा रहा, वो अनुमान हर रोज़ आने वाले छोटे छोटे संख्याओं में आने वाले उसके ग्राहक के द्वारा से वो अनुमान लगा रहा है। यहाँ पे जो सांख्यिकी है वो बैंक में, बीमा कंपनी में और रेलवे प्रशासन में भी इसका उपयोग होता है। और यहाँ पे जितने भी सांख्यिकी है वो ये बताता है, अगर रेलवे में देखा जाए तो कितने गाड़ी सालाना बढ़े, क्या किस प्रकार से चल रहे हैं, रन हो रहे हैं अच्छे कि नहीं हो रहे हैं, और अनेकों बातों को देखा जाता है। शिक्षा और मनोविज्ञान में भी इसका उपयोग किया जाता है, चिकित्सा विज्ञान में भी इसका उपयोग किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान में जब इसका उपयोग किया जाता है तो यहाँ नई नई औषधियाँ जब खोज की जाती है, रोग के कारण होते हैं, कौन सी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, कितने ग्राहकों को ये पसंद आ रहे हैं, कितने पेशेंट को पसंद आ रहे हैं, बेनिफिट में कितनी बातें हैं, कितनी बातें बेनिफिट में नहीं हैं, ये सारी बातें इस चीज़ में प्रेजेंट होने वाली बातें रहती हैं। अगर हम देखें तो शिक्षा और मनोविज्ञान में आज के समय में स्टैटिस्टिक्स बहुत ही विशाल रूप में उपयोग हो रहा है। नॉर्मल रूप में हम देखें तो स्टैटिस्टिक्स का उपयोग स्कूल्स में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट, उसके नॉलेजेबिलिटी, एबिलिटी, उसके हर स्टूडेंट के कैरेक्टर, इन सब को जानने के लिए सांख्यिकी बहुत ही आसान रूप से बता पाता है। अगर दूसरे रूप में देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स जो है स्टूडेंट्स में स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है कि जो भी इस देश में या इस राज्य में, इस क्षेत्र में जो भी स्कूल चल रहे हैं वो कितने अच्छे चल रहे हैं और कितने अच्छे नहीं चल रहे हैं। अगर भारतीय सरकार के नियमों के अनुसार से चलें तो भारतीय सरकार अभी हर राज्यों को इस बात के लिए प्रोत्साहन करती है कि हर राज्य अपने बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान से जोड़े और सभी बच्चे अपने 10वीं तक की शिक्षा को पूरी करें। 10वीं तक की शिक्षा को पूरी करने के लिए ये बहुत सारे काम करवाया जाता है सरकार के द्वारा।
वो है मिड डे मील का प्रोग्राम है, बहुत सारे गुड्स देने का प्रोग्राम है, बहुत सारे फंड्स देने का प्रोग्राम है, बहुत सारे बेनिफिट आइटम्स करने का प्रोग्राम है बच्चों के लिए। ये सारी बच्चों के लिए जब किया जाता है तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी सांख्यिकी के रूप में किया जाता है, और उसके बाद जो फ्रूट आ रहा है, जो भी लाभ हो रहे हैं, उसके बारे में भी देखा जाता है कि क्या हो रहा है। ये सारे बेनिफिट देखने के बाद क्या बच्चे रेगुलर स्टूडेंट आ रहे हैं, ड्रॉप आउट की संख्या कितनी है, एडमिशन की संख्या क्या है, सैनिटेशन की संख्या क्या है, इस तरह की बातों को देखा जाता है। ये सांख्यिकी में जब इस बात को पुट किया जाता है, इस बात को देखा जाता है, तो ये बहुत ही विस्तार पूर्वक, बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारी बातों को दिखा पाता है, दर्शा पाता है। यहाँ पे जब एडुकेशनल व्यू में देखा जाता है तो एडुकेशन सेक्टर में बहुत सारे खोज और बहुत सारे प्रयोग लगातार होते रहते हैं, जिससे कि नई नई उपलब्धियाँ, नई नई बातें सामने में आते रहें। ये सारे जो प्रयोग हैं, ये सारे जो खोज हैं, ये पूरी रीति से स्टैटिस्टिक्स में डिपेंडेंट है, और इस स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ही नई नई बातों का पता चलता है। जैसे इस एज के बच्चे, किसी खास एज के बच्चों में मानसिक प्रवृत्ति क्या होती है, इस कोई भी करिकुलम रन कर रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ही पता लगाया जाता है कि इस क्लास में जो करिकुलम फॉलो हो रहे हैं वो कहाँ तक फ़ायदेमंद साबित हुआ है, कहाँ तक फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ है। तो अगर हम लोग देखें तो स्टैटिस्टिक्स के द्वारा से यहाँ पे एडुकेशनल व्यू में प्रयोग और खोज में इसका उपयोग बहुत ही प्रभावी तरीके से किया जाता है। दूसरी बात यह है कि शिक्षा में होने वाली सफलता के बारे में भी स्टैटिस्टिक्स का उपयोग किया जाता है। बच्चे कितने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, कितने अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चों में को जितने भी एफर्ट दिए जा रहे हैं, जितने शिक्षक दिए जा रहे हैं, जितने भी फैसिलिटीज़ दिए जा रहे हैं, ऑल ओवर उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, शिक्षा का स्तर कितना है, कितने बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं, उनकी मेंटल एबिलिटी क्या है, जो भी पढ़ाया जा रहा है करिकुलम के अनुसार से पढ़ाया जा रहा है, उससे उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना हार्म हो रहा है, इसके बारे में देखा जाता है, इसके बारे में बताया जाता है इस एडुकेशनल व्यू में कि कहाँ किस प्रकार से हो रहा है, काम हो रहा है। बहुत बार परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए भी स्टैटिस्टिक्स का उपयोग किया जाता है। परीक्षा प्रणाली में स्टैटिस्टिक्स का उपयोग इस प्रकार से किया जाता है कि जो भी परीक्षा प्रणाली हो सकता है कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस के अनुसार से परीक्षा प्रणाली है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अनुसार से परीक्षा प्रणाली है, एग्ज़ाम शेड्यूल है, टू सेक्शन में एजुकेशनल व्यूज़ हैं या एग्जामिनल व्यू हैं, दो भाग में एग्जामिनेशन 1 में और 2 सेकंड में एग्जामिनेशन प्रोसीजर बांटा गया है। क्या ये एक में करने से भी बेनिफिट होगा या 2 में करने से ज़्यादा बेनिफिट होगा, इस तरह की बातों का प्रयोग सांख्यिकी के द्वारा होता है। इसमें जो विधियाँ और प्रवृत्तियाँ हैं, इसका जो प्रभाव हो रहा है, जो भी शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए काम किया जा रहा है, इसका प्रभाव के बारे में भी स्टैटिस्टिक्स से पता लगाया जाता है। अगर देखें तो जितने भी रूल एंड रेगुलेशन, जितने भी रीतियाँ चलाई जा रही हैं, इसका भी उपयोग जो है, बेनिफिट जो है, वो स्टैटिस्टिक्स के द्वारा किया जा रहा है या समझा जा सकता है। यहाँ पे और भी कुछ बातों को देखेंगे। जब हम बच्चों की योग्यता, रुचि, बुद्धि और उसकी प्रगति के बारे में देख रहे हैं, उसके प्रगति के बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये इजीली रूप में स्कोरिंग कार्ड में जो भी डाटाज प्रेजेंट रहते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में 25 नंबर, इंग्लिश में हाईएस्ट 80 नंबर, ये डाटाज के रूप में वो मार्क्स लिखे रहते हैं, जिससे कि उस एक बच्चे के बारे में बहुत ही इजी रूप में देख पाते हैं, समझ पाते हैं।
यहाँ पे जब भी अ, उपयोग का बात आता है स्टैटिस्टिक्स में, एडुकेशनल व्यूज़ में, तो बहुत ही ज़्यादा एडुकेशनल व्यूज़ में स्टैटिस्टिक्स का उपयोग है, जिससे कि स्टूडेंट के डेवलपमेंट, स्टूडेंट के प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग प्रोसेस, जितने भी स्कीम्स हैं उसके डेवलपमेंट के बारे में इस स्टैटिस्टिक्स से जान पाते हैं। यहाँ पे इसका महत्वपूर्णता तब साबित होती है जब इस स्टैटिस्टिक्स के द्वारा हर चीज़ के बारे में बड़े ही आराम से जाना जा सकता है, बहुत ही आराम से उसके बारे में, उसकी प्रकृति में जाना जा सकता है, और उसके बारे में जो भी बात है वो प्रत्यक्ष रूप में या फिर कह सकते हैं कि लिखित रूप में जानने में सहायता मिलती है कि वो जो भी बातें बताई जा रही हैं वो कहाँ तक सत्य पे आधारित है, कहाँ तक वो बता रहा है और उससे कहाँ तक फ़ायदा हो रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स में जो महत्वपूर्ण वाली बातें होती हैं और उसके उपयोग वाली बातें होती हैं, कुल मिलाकर के अगर देखें तो शिक्षा में जब स्टैटिस्टिक्स का उपयोग होता है तो इससे फ़ायदा ये होता है कि पूरी तरह से ये डिपेंड रहता है शिक्षा में, और वो शिक्षा में होने वाली बढ़ोतरी, शिक्षा में होने वाली डेवलपमेंट, बच्चों में होने वाली डेवलपमेंट, उनमें होने वाले कैरेक्टर के डेवलपमेंट, बिहेवियर में डेवलपमेंट के बारे में स्टैटिस्टिक्स बड़े ही आराम से बता देता है, जिससे कि पूरा का पूरा एडुकेशनल व्यूज़, एडुकेशनल थीम का व्यूज़ बड़े ही आराम से प्राप्त हो जाता है। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे। कुछ बातें अगले वीडियो में फिर से बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।